नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। पिता ऑफिस जाने के समय में वो प्राय दिखाई पड़ते थे। तब ज्यादा समय नहीं होता था कि मैं उनसे विस्तृत कुछ कह पाती। आज मेट्रो से वापस के समय में भी जब पहली बार वह प्रौढ़ व्यक्ति स्टेशन पर खड़े दिखाई पड़े तो मैं अपने आप को रोक न सकी थी। वापसी होने से आज समय था कि वह यदि सहमत करे तो मैं उनसे बात कर सकूं। मैं उनके पास ही जाकर खड़ी हो गई थी। उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए मैंने कहा, नमस्ते सर, मैं रमणीक हूँ। आपके समय पर ही ऑफिस जाते हुए प्राय मेट्रो में आपके साथ ही यात्रा किया करती हूँ। उन्होंने उत्तर में कहा, हाँ, मेरे नोटिस में भी यह बात आई है। तभी मेट्रो ट्रेन प्लेटफार्म पर आते दिखी थी। अंततः बात बीच में खत्म हो गई थी। मैं सप्रयास उनके पीछे ही मेट्रो में चढ़ी थी। अब जिस सीट पर वह बैठे थे उनके साथ वाली सीट पर मैं लपक कर जा बैठी थी। फिर मैंने उनसे पुनः बात छेड़ी। मैंने पूछा, सर आप ग्रेटर कैलाश ही जाएंगे ना? उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए संक्षिप्त उत्तर दिया, जी हाँ। मैंने फिर कहा, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो किसी रेस्टोरेंट में मैं आपसे काफे के साथ कुछ बात करना चाहती हूँ। इस पर वह थोड़े विचार में पड़े दिखाई दिए। फिर उन्होंने हामी में सिर हिलाया। इसके बाद में 20 मिनट के सफर में वह अपने लैपटॉप पर एवं मैं अपने मोबाइल पर कोई काम में व्यस्त रहे थे। ग्रेटर कैलाश में उतरने के बाद मैं ही उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गई। मैंने काफ़ी एवं कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए थे। फिर बात आरंभ करते हुए कहा, सर पिछले 4 महीने से ऑफिस में जाने के समय में मैंने कई बार आपके साथ यात्रा की है। शायद आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, मगर इन यात्राओं में मेरा ध्यान एक तरह से आप पर ही केंद्रित रहा है। आपने इसे यदि अनुभव किया हो तो आप अन्यथा कुछ तो नहीं सोचते हैं। मुझे यह शंका हुई है। अतः अपनी सफाई में कहने के लिए ही मैंने काफ़ी हेतु आपसे आग्रह किया है। उन्होंने खामोशी में ही मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तब मैंने आगे अपनी बात कही, सर मैं 2005 में अपने पापा को खो चुकी हूँ। तब मैं 12वीं में पढ़ती थी। यह एक संयोग है कि आप मेरे पापा के हमशक्ल हैं। यदि कारण है कि जब से आपको मैंने देखा है मैं यात्रा में जानबूझकर आपके आसपास ही रहती आई हूँ। मेरी दृष्टि आपको मेरे अपने दिवंगत पापा जैसी ही दिखती है। आप में अनायास मेरी रुचि इस कारण है। मेरी कही बात के बाद उन्होंने पहली बार अपने बारे में बताया कि मैं सुधीर पांडे एनडीएमसी में मुख्य अभियंता हूँ। अतः 2 महीने बाद रिटायर होने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह चौंक गई थी। तब बेयरा हमारा ऑर्डर सर्व करने गया था। बेयरा ने जाने के बाद कॉफी का घूंट भरते हुए मैंने जिज्ञासा पूर्वक जानना चाहा, सर आप इस रैंक के अधिकारी हैं, फिर भी मेट्रो में चलते हैं? उन्होंने कहा, हाँ, ऑफिस तक पहुंचना मेरा निजी कार्य होता है, इसलिए इसके लिए मैं विभागीय गाड़ी प्रयोग नहीं करता। उनकी बात ने मुझे प्रभावित किया। मैंने कहा, आज ऐसा करते देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे ताकिन अचरज हुआ। मगर ऐसे ही आदर्श मेरे पापा भी थे। किसी दिन मैं आपको लंच पर अपने घर आमंत्रित कर आपको एल्बम दिखाऊंगी। आप सब यह देखेंगे कि मेरे पापा आपसे दिखने में कितने समान थे। उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, जरूर बेटी, मैं अपनी पत्नी सही ताकर आपके आमंत्रण का मान रखूंगा। फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर उन्हें दिया एवं उनसे उनका नंबर ले लिया था। हमने अपने अपने निवास की जानकारी भी शेयर की थी। उनके एक मेरे घर के आधे किलोमीटर की ही दूरी थी। काफी के बाद बिल मेरे चाहने के विपरीत भी उन्होंने अदा किया था। फिर हम अपने अपने घर की ओर चल दिए थे। उन दिनों में 1 घंटे विलंब में घर पहुंचती थी। तब चिंता से बुझा हुआ मेरी माँ का चेहरा मुझे आया देख खिल उठा था। उन्होंने पूछा, निक्की देर क्यों हुई है? मैंने चेक हुआ उत्तर दिया, माँ मैं उन सर के साथ काफी पे गई थी। दरअसल पापा जैसे दिखते उन सर की चर्चा मैंने माँ से पहले ही कर रखी थी। मेरे उत्तर पर माँ परेशान हुई बोली, बेटा क्यों अनजान व्यक्ति से मिलने का खतरा ले रही हो? पापा जैसे दिखने से कोई पापा हो तो नहीं जाता। तुम जानती हो ना उस पत्रकार की करतूत जिसने अपनी बेटी की सहेली तक से
नीयत खराब की थी। मैंने कहा, माँ मगर वह मुझे वैसे नहीं लगते हैं। मैंने उनसे लंच के लिए किसी दिन घर पर आमंत्रित करने का स्वीकृति ली है। जिस दिन वह घर आएंगे आप सव्य देख लेना। माँ के मुखड़े पर चिंता की लकीरें उमड़ आई। वह बोली, हे भगवान, तुम खतरों का ऐसे क्यों घर का रास्ता दिखाती हो? मैंने कहा, नहीं माँ, आप चिंता ना करो, वह खराब व्यक्ति नहीं है। उन्हें स्वीकृत देते हुए अकेले आने की जगह अपनी पत्नी को साथ लेकर आने की बात कही है। इससे आप समझ सकती हैं कि वह पारिवारिक संबंधों के तौर तरीकों को जानते हैं। माँ को इस उत्तर से तसल्ली हुई। तब भी वह बोली, तुम्हारे जीजू को मगर यह पसंद नहीं होगा। जीजू के जिक्र से मुझे वितरणना से हुई। मैंने कहा, माँ आप दीदी या उन्हें यह बात मत बताना, उन्हें घर न बुलाने से मुझे दुख होगा। माँ चुप हो गई थी। वह मुझे उदास देखना पसंद नहीं करती थी। फिर एक रविवार दोपहर पर वह सब तनिक हमारे घर आए थे। साथ ही एक तनिक भारी सा उपहार उनके हाथों में था, जिसे मैंने सहायता कर सेंटर टेबल पर रखवा दिया था। साथ ही कहा था, सर इस औपचारिकता में पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? उनकी पत्नी ने उत्तर दिया, रमणीक, जब तुम इसमें अपने पापा को देखती हो, फिर अगर मैं तुम पर अपनी बेटी की तरह दृष्टि रखी तो औपचारिकता तो नहीं कहलाएगी। मेरी माँ दोनों को देखकर और आंटी के इस उत्तर से निश्चित दिखने लगी थी। मैंने लंच से पूर्व उन्हें पुराने एल्बम दिखाए थे, जिसे देख आंटी ने ही परिहास में कहा, सच में तुम्हारे पापा ये भगवान द्वारा एक ही सांचे में गड़े हुए लगते हैं। मेरी माँ आंटी की बात से भावुक दिखाई पड़ी। उन्होंने सहमति से कहा, सच में मुझे भी यही लगता है। सर कम बोलते हुए हंसते मुस्कुराते हुए हम सबके साथ का आनंद लेते रहे। फिर हम सभी ने एक साथ लंच किया। उन्होंने मेरी माँ से प्रशंसा करते हुए कहा, भाभी जी आपने एक एक सामग्री अत्यंत स्वादिष्ट बनाई है। हमें रणिक के आमंत्रित नहीं किया होता तो निश्चित ही इसके स्वाद से वंचित होते। मेरी माँ ने उत्तर से कहा, भाई साहब इसके लिए प्रशंसा रणमिक की ही कीजिए, यही सुबह से मेरे साथ रसोई में लगी है। इससे यह कहते हुए सब सामग्री तैयार करवाई है कि पापा के लिए बनानी है। इस पर सर ने मुझे स्नेह से देखा और मुस्कुराए थे, मगर कहाँ कुछ नहीं था। लंच के बाद फिर कुछ समय में वह रुके थे। तब मैंने पूछा था, सर आपके तौर तरीके आपकी बड़ी पोस्ट से कुछ भिन्न हैं। आप आज के चलन के विपरीत ऐसा कैसे कर लेते हैं? इस पर उनका उत्तर अत्यधिक प्रेरणादायी था। उन्होंने कहा, बेटी कुछ बातें मैंने अपनी माँ के जीवन से बिना कहे कुछ उनके कहे सुने सीखी है। उन्होंने ही अपने आचरण एवं व्यवहार में मैंने लिया है। मेरी उत्सुकता जागी थी। मैंने पूछा, कौन सी बातें सर? उन्होंने बताया, मेरे बचपन से ही देखा था कि माँ हमारे संयुक्त परिवार में घर की आधार स्तंभ थी। रसोई से लेकर हमारे लालन पालन एवं शिक्षा तभी से उनकी प्रमुख भूमिका होती थी, मगर घर के बाहर उनकी अचानक अत्यंत सीमित थी। पर्याप्त यह है कि परिवार के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान उसका होता था, मगर उनका प्रत्यक्ष श्रेय कुछ उन्हें मिलता दिखाई नहीं था। पूरे घर परिवार के लिए समर्पित रहने से उन्हें आराम को समय नहीं मिलता था। हम सबको तो अच्छी खिलाती पिलाती मगर सव्य के उपभोग के प्रति उदासीन सी रहती। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मैंने एक दिन उनसे पूछा था, माँ आपने सबके सुख की चिंता तो रखी है, मगर अपने लिए जीवन में सुख की चिंता नहीं थी। आपको अपने त्याग का श्रेय भी कुछ कहीं मिलना नहीं, कैसे ऐसा सब कर लेती हो आप? इस पर उन्होंने हंसते हुए का उत्तर दिया, बेटे तुम्हें यह देखने की दृष्टि मिल गई है, यह मेरे लिए इतनी सुगध अनुभवी है कि जिसके आगे कोई पश्चाताप किसी श्रेय से मिलने वाला सुख छोटा ही लगता है। मैंने फिर उनसे पूछा, लेकिन आपकी माँ ने कभी यह नहीं कहा कि आप सादगी का जीवन जीना? सर ने उत्तर दिया, जैसा उन्होंने नहीं कहा था, उनका कार्यक्षेत्र घर परिवार रहा था। उनमें उन्होंने सादगी में सुख की परिभाषा बताई थी। मेरी शिक्षा अनुरूप मेरा कार्यक्षेत्र एक सार्वजनिक सिस्टम रहा था। मैंने देश और समाज को अपना घर परिवार समझा है। माँ जैसे ही अपनी पहचान श्रेय के झमेले में नहीं पड़ा। मैंने भी प्रत्यक्ष उपभोक्ता के मिलने दिखाने
वाले सुख की अपेक्षा अपने दायित्वों के साथ न्याय करने की अनुभूति में सुख अनुभव किया है, इसलिए तुम मुझे ऐसे सादा रूप में देख रही हो। सर एवं आंटी फिर चले गए थे। उनके हमारे घर आने की घटना एवं उनसे सुनी बातों से पैसे की चकाचौंध से प्रभावित मेरी सोच पर शंका उत्पन्न कर दी थी। मेरे दिमाग में कितने ही प्रश्न उत्पन्न किए थे। मैं सोचने लगी थी कि जीवन सार्थकता तथा आडंबर विहीन सादगी में है, या आडंबर या मन प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्ध की जीवन में शैली है। क्या अपनी कोई पहचान प्राप्त कर उपभोक्ता प्रधान जीवन शैली उसके समाज को मानवता के प्रति दायित्व बोध नहीं, मैं सफलता है या नहीं, बिना पहचान बनाए समाज और राष्ट्र के लिए अपने निस्वार्थ योगदान में सफलता है। मैं सोच रही थी कि सर की माँ की तरह ही मैं भी एक नारी हूँ। क्या नारी किसी पुरुष को अपने निश्चल कर्मों से इस कदर प्रभावित कर सके कि समर्थ होती है? यदि ऐसा है तो मुझे भी सर की माँ की तरह ही क्यों नहीं परिवार की ऐसी धुरी बनना चाहिए। क्यों नहीं सर की तरह सादा जीवन रखते हुए इस समाज को जिसे जरूरत भी है अपने कर्मों से बेहतर योगदान देना चाहिए। उस संध्या मेरी माँ की कही बात ने मेरे संशय मिटा दिए थे। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस सर और तुम्हारे पापा को सिर्फ सूरत की सांचा ही एक नहीं रखा है, अपितु सीरत का सांचा भी समान ही रखा है। तुम्हें इन्हें सही पहचाना है। जिसकी व्यक्ति का आदर्श उसकी माँ का होता है, वह पुरुष किसी बहन, बेटी या अन्य नारी के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता। फिर दिन व्यक्तित्व होने लगे थे। मेरी उनसे मेट्रो में मुलाकातें एवं मोबाइल पर बातें होती रहती थी। एक शाम सर ने आंटी से मेरी माँ की बात करवाई थी। आंटी ने माँ से कहा, मैं रमणीक से अपने बेटे सुशांत की मुलाकात करवाना चाहती हूँ, और यदि रमणीक और सुशांत एक दूसरे को पसंद करें तो रमणीक को अपनी बहू के रूप में मेरी बेटी बनाना चाहती हूँ। क्या आप एवं रमणीक को यह प्रस्ताव स्वीकार होगा? इन दिनों से हमारा बेटा अवकाश में घर आया हुआ है। माँ ने बिना मुझसे पूछे उन्हें सहर्ष सहमति दे दी थी। उनके अनुसार मुझे अगले रविवार उन्हें घर जाकर सुशांत से मुलाकात करनी थी। यह हुआ सब बातें माँ ने मुझे बाद में बताई। मुझे इस प्रस्ताव से अत्यंत हर्ष अनुभव हुआ था। मुझे यह विचार अत्यंत पुलकित कर रहा था कि यदि सुशांत और हमारा विवाह हो गया तो मैं सर को पापा कहने का अधिकार पा सकूंगी, अर्थात मेरे खोए पापा मुझे वर्षों बाद अपने ही रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। मेरे आनंद का विषय यह विचार भी था कि उस परिवार की सदस्य होकर मुझे सर की तरह की लुप्तप्राय मानव प्रजाति एवं परंपरा को सुरक्षित कर सकने का अवकाश मिलेगा। मैं प्रस्ताव को लेकर अति उत्साहित थी एवं रविवार की प्रतीक्षा व्यग्रता से करने लगी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।